हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक हमने कंसीडर करी है प्लेन शीट। इस तरीके से प्लेन शीट हम कंसीडर कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हमने प्लेन शीट एक कंसीडर कर ली। और हमने इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस तरीके से। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये किसी प्लेन शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सबसे पहले मैं कंसीडर की एक प्लेन शीट जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिग्मा। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, जहां से आर डिस्टेंस हो रही हो। मतलब यहां पे कोई हमने पी पॉइंट मान लिया, कंसीडर कर लिया, और यहां से आर डिस्टेंस पर हमें ये पी पॉइंट रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से। और इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ इमेजिन, अब देखते हैं आगे। नाउ इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, अराउंड पी एंड लेंथ 2r, जिसकी लेंथ कितनी है 2r है, पासिंग थ्रू द शीट, जो पास हो रही है थ्रू द शीट, शीट के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस कब बनता है? गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लोज लूप चाहिए होगा। क्या यहां पे क्लोज लूप बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। तो अब हमें करना क्या है, जितना पॉइंट मतलब r डिस्टेंस 2r डिस्टेंस पूछी गई ना, 2r डिस्टेंस, तो यहां से तो r ही हो रही है, वाली डिस्टेंस r मान ली। तो इतना ही जितना पॉइंट इधर r डिस्टेंस चले हैं इतना ही r डिस्टेंस हमें इस साइड भी चलना पड़ेगा। इस तरीके से यहां पे ये पी पॉइंट बनेगा जाके। ठीक, ये डिस्टेंस r हो गई, यहां से लेके यहां तक की ओरिजिन तक वो मान लिया। यहां पे यहां से यहां तक की r डिस्टेंस, फिर यहां से लेके यहां तक की r डिस्टेंस, तो r और प्लस r कितने हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे। अब हमें बनाना क्या है, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, चार्ज देख लेते हैं। चार्ज कैसा दिया गया है, प्लस चार्ज दिया गया है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड होगी। यहां पे भी देखोगे प्लस चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म है ना चार्ज, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। यहां पे भी चेक करोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। सेम यही प्रोसेस यहां पे करेंगे। इस प्लस चार्ज की वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इस तरीके से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ये, और इस तरीके से यहां भी। तो ये तुम्हारा बनके पूरा गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अगर हम पूरा ये बनाए तो इस तरीके से बनेगा। अब देख पा रहे होगे ये सिलेंड्रिकल टाइप का बन गया ना, एक बेलन जैसा होता है ना घरों में, उस तरीके से बन गया। देखो ये सरफेस रेड पेन से इसीलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए आप। और यहां की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है, यहां की भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है। ठीक है, इमेजिन कर पाए आप अच्छे से। तो अब हम यहां पे नोटिस करते हैं कि यहां पे सरफेस हमें 3 दिखाई पड़ रही है। एक सरफेस S1 है, ये वाली सरफेस S1 मान ली, ये वाली सरफेस S1 हो गई, ये सरफेस S2 हो गई, और यहां पे ये वाली सरफेस हमने मान लिया, यहां पे देखते हैं यहां पे सरफेस 3 हो गई। तो सरफेस S1, सरफेस S2 और सरफेस S3 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस S1 पर पहले चेक करते हैं। सरफेस S1 पर अगर हम चेक करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई छोटी सी एरिया ले लेते हैं, ये मान लिया हमने ये एरिया ले ली। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी,
आउटवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस कैसी है, प्लस चार्ज रखती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। तो ई की डायरेक्शन इधर होगी। इस सरफेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर छोटी सी सरफेस स्मॉल ली है ना, तो इसके लिए एरिया वेक्टर डीए भी हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है एरिया वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर चेक करते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर लगेगा जो कि बाहर की तरफ होगा, उसे हम लोग बोलेंगे डीए। अब ई बाहर की तरफ, डीए बाहर की तरफ, तो यहां सरफेस S2 के लिए थीटा की वैल्यू हो गई 0। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरीके से यहां पे चेक करेंगे, ई की डायरेक्शन और डीए की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है बिल्कुल, तो यहां पे भी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन सरफेस S3 के लिए अगर हम चेक करेंगे, इस पॉइंट पर अगर हम सरफेस S3 के लिए चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो सरफेस S3 के लिए वैल्यू हो गई थीटा की 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टोटल फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज। तो टोटल फ्लक्स अगर हम पूरे सरफेसेस के लिए निकालें, सरफेस का मतलब पहले सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस के लिए और तीसरी सरफेस के लिए, तो तीनों सरफेस के लिए अगर हम निकालें टोटल फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 5 मान लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 पहली सरफेस के लिए लिख लेते हैं, सरफेस S1 के लिए लिख लेते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। पहली सरफेस से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो लिख लिया, प्लस दूसरी सरफेस में, दूसरी सरफेस भी तो है इसमें पूरे सिलेंडर में, तो दूसरी सरफेस के लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके लिए भी फार्मूला ई डी ए कॉस थीटा फ्लक्स के लिए फार्मूला होता है। इसी तरीके से तीसरे फ्लक्स के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, अगर हम यहां पे थीटा की वैल्यू सरफेस S1 के लिए देखें तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यहां पे वैल्यू रखोगे क्या 0, तो कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 ई डी ए कॉस 0 प्लस सरफेस 3 के लिए लिखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3 तीनों के लिए लिखवा दिया ना। अब देखते हैं हम क्या रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो पहले के लिए फ्लक्स अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ई हो गया कांस्टेंट, इसे कर लेंगे बाहर, बचा अंदर क्या डीए बचा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1, cos 0 की वैल्यू हो गई 1 का मल्टीप्लाई ईडीए में करा कोई फर्क पड़ा नहीं, तो मतलब फाइनली ईडीए मिला, ई कांस्टेंट था उसे बाहर कर लिया, बचा क्या डीए बच गया। इसी तरीके से सरफेस S2 के लिए देखेंगे, ई बाहर निकाल लिया, बचा क्या डीए बचा, और cos 0 की वैल्यू यहां पे भी 1 लिखी जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1 का मल्टीप्लाई ईडीए में करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ई बाहर निकाल लिया, बचा क्या डीए बच गया। इसी तरीके से तीसरी वाली सरफेस के लिए अगर हम निकालेंगे फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, देखो ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यहां पे लिख देते हैं cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 का मल्टीप्लाई ईडीए में करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ई डी ए इंटू 0। अब 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पूरी, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना बच गया, ई बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू क्या होती है, ए निकल के आती है इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ
डीए की वैल्यू निकल आई ए, प्लस इसी तरीके से इस सरफेस के लिए लिखोगे, सरफेस 2 के लिए सरफेस 1 था, ये सरफेस 1 था, ये सरफेस 2 था, ये 3 था, ठीक। इसी तरीके से सरफेस 2 के लिए देखोगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए बचा, उसकी वैल्यू पहले से आपको पता है ए दी गई है। तो ये वाले तीसरे वाले सरफेस के लिए देखेंगे फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये और ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स बराबर 2E A बाई गॉसेस लॉ। अगर हम गॉस लॉ से देखें, बाई गॉसेस लॉ, बाई गॉसेस लॉ, फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए पहले एक बार यहां पे वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पर। तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी दी गई थी वो चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो अगर यहां से Q की वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए निकल के आ जाएगा। एक चीज तो समझ में आ गई कि Q की वैल्यू हमें पता लग गई है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू निकल आई, सॉरी Q की वैल्यू निकल आई, Q बराबर निकल आया सिग्मा इंटू ए। अब यही वैल्यू यहां पर पुट कर देते आके Q की वैल्यू, तो Q बराबर वैल्यू रखोगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि फ्लक्स बराबर निकल आया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फाई बराबर कितना निकल आया, 2EA। इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो। तो फ्लक्स बराबर अगर फ्लक्स के है तो ये 2EA बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर इससे इस तरीके से लिख देना कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, बराबर कर दें, एंड 2 इक्वेटिंग, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कैंसिल क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, E इक्वल टू सिग्मा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आई किसी प्लेन शीट के लिए वो निकल आई E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है।